એસી બંધ કરી ના એસી નું કુલિંગ વધારી દો ને એસી નું કુલિંગ વધારી દો રિમોટ મને આપી જાઓ અને એક પાણીનો બોટલ આપી દેજો અંદર પડ્યો છે એ પાણીનો બોટલ મને આપી દો ને અને પેલી પાછળવાળી જે લાઈટ છે ને એ બંધ કરી દો નહીં જરૂર બહુ દૂર છે બંધ કરી દો પછી જવું હોય તો જજો બરાબર બંને જણ ના જશો એક જણ મારું સેશન પૂરું થાય પછી બધું વાઇન્ડ અપ કરીને જજો તમારા બેમાંથી એક જવું હોય તો જજો વાંધો નહીં ઓકે ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન હજુ બધા જોઈન કરી રહ્યા છે કઈ વાંધો નહીં આપણે હજુ 2 મિનિટ વેઇટ કરીએ છીએ પછી સ્ટાર્ટ કરશું देखो अभी मैंने आप सब लोगों को म्यूट पे रखा है आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे फिर पर आपको आवाज आ रही है ना सबको थम्स अप कर दो सबको समझ में आ रहा है आवाज आ रही है तो थम्स अप करोगे डाउट हो तो हैंड रेज करोगे यस यस ओके सबके थम्स अप आ गए मतलब सबको आवाज आ रही है चलिए बहुत अच्छा ठीक है डन चलिए तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा आगे का टॉपिक पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग अकाउंट में हमारे यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जिसके बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन कल के लेक्चर में डिस्कस की थी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब બંનેનો તફાવત ભાગીદારીનું વિસર્જન અને ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન એ ટોપિક પણ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો હતો એમસીક્યુ માટે પણ ઘણા બધા પોઈન્ટ કામના હતા જે બધું જ મેં હાઇલાઇટ કરેલું હતું અને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એક્ઝામ હોય તો પણ એક ક્વેશ્ચન ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એક્ઝામમાં પૂછાતો હોય છે હવે આજના સેશનની અંદર આપણે આગળનો ટોપિક ડિસ્કસ કરીશું વિચ ઇઝ અગेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में कंफर्म इसमें से एमसीक्यू भी रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है जो कि इसके इस बार चांसेस थोड़े कम है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने के ये कोरोना की वजह से पर अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है तो उसमें से यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको आता है 3 से लेके 5 मार्क तक में जो कि हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की मेथड तो सबसे पहले फिर से एक बार याद करवा दूं डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद हो जाना क्लोज और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्लोज परमानेंटली तो उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अब यहां पे एमसीक्यू के एंगल से याद रखना देयर आर टू मेथड्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है देयर आर टू मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये दो मेथड कौन कौन सी है तो उसमें से पहली मेथड है नॉर्मल डिसोल्यूशन या तो फिर डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट इसको हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं दैट मीन्स नॉर्मल डिसोल्यूशन और सिंपल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट अब कल जो हमने डिफरेंस वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर ऑलरेडी आ गया था लास्ट पॉइंट था डिफरेंस का
इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, और उसमें था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कोर्ट में और मे नॉट इंटरफियर। तो यहां पे जब कोर्ट इंटरफियर ना करे तो भी डिसोल्यूशन हो सकता है और कोर्ट के इंटरफियरेंस से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो यही हमारी दो मेथड है। पहली है नॉर्मल डिसोल्यूशन, जिसके अंदर कोर्ट फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए इंटरफियर नहीं करेगी, मतलब पार्टनर्स खुद कर देंगे। और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, मतलब यहां पे कोर्ट बीच में अपनी टांग अड़ाएगी और कोर्ट बोलेगी कि भाई आप यहां पे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बंद करो। तो ये दो मेथड है। पहली जो मेथड है उसके अंदर अलग अलग 5 केसेस है, 5 सिचुएशन है, और ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में अलग अलग 7 सिचुएशंस है जहां पे कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। तो पहले मेन चीज यहां से जो याद रखनी है वो ये कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म की मेन दो मेथड, नॉर्मल डिसोल्यूशन या सिंपल डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। चलो ये दो डेफिनेट जो दो मेथड है उसके नाम पता चल गए या उसमें कोई कंफ्यूजन है? डन, ओके ओके, ठीक है। दूसरी एक बात, कल से मैडम ने सबकी एप्लीकेशन एक्टिव करने का काम स्टार्ट कर दिया है, तो आज तक या मैक्सिमम कल तक सबकी एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगी। तो उसमें आप चाहो तो ये सारे टॉपिक ऑलरेडी है, तो आप एडवांस में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जिसका कल सपोज एक्टिव हो गया था वो स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि आज मैं ये टॉपिक 3 और 4 करवाने वाला था, तो उसको आप ऑलरेडी एप्लीकेशन से देख के रखो, हो सके तो पैम्पलेट से पढ़ भी लो, और आज लेक्चर में फिर से सुनो, लेक्चर के बाद फिर से ऐप से देखो, ताकि आपको परफेक्ट नॉलेज परमानेंट लेवल का फिट हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सपोज कल जिसका एक्टिव नहीं हुआ था वो आज हो जाएगा, कल तक सबका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस आप लोग ध्यान रखना। उसके अंदर डीसीएससी, फिर एफएम, अकाउंट सबके पहले यूनिट रख दिए है, एमई का पहला यूनिट 2-3 दिन तक हो जाएगा। तो मतलब आप एडवांस में प्रिपरेशन करना चाहो तो भी आराम से कर पाओगे। चलिए अब हम लोग ये नॉर्मल डिसोल्यूशन या सिंपल डिसोल्यूशन या तो फिर डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट के सिचुएशन देखेंगे, जहां पे टोटल 5 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। याद रखना यहां से भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली चीज है या पहला ऑप्शन है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब यहां पे एग्रीमेंट का मतलब करार नहीं, एग्रीमेंट નો मतलब पार्टनर रेडी થઈ જાય છે, एग्री मतलब रेडी। तो यहां पे क्या कहा है पहले वो देख लेते हैं। व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व, मेन वर्ड ये है कि सभी पार्टनर्स फॉर्म डिसॉल्व करने के लिए एग्री हो जाते हैं, देन पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं, काम करते कल से हम फॉर्म बंद कर देते हैं, तो फॉर्म कल से बंद। 1 महीने के बाद सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं, तो 1 महीने के बाद फॉर्म बंद, मतलब सभी पार्टनर्स मिलके यहाँ पे फॉर्म बंद करने का डिसाइड करते हैं, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, या तो फिर उसका दूसरा नाम है वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है, when all partners agree to dissolve the form it is called blank, और करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा वॉलेंटरी डिसोल्यूशन या तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये दीपिका पादुकोण है और ये रणवीर सिंह है। अब ये दोनों मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। अब ये दोनों पार्टनर, ऑल पार्टनर मतलब दोनों पार्टनर, दीपिका पादुकोण भी एग्री हो जाती है और रणवीर सिंह भी एग्री हो जाते हैं कि काम करते हैं हम लोग फॉर्म बंद कर देते हैं। तो जब सभी पार्टनर, दोनों पार्टनर ने मिलके फॉर्म डिसॉल्व करने का डिसाइड किया या एग्री किया, तो उसी को हम कहेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट या तो फिर वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। ये चीज क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट, उसके बाद मैं आपको रिफर करने के लिए टाइम दूंगा। डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब करार, भागीदारों वच्चे जो करार थयो होय, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीड भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप डीड के भागीदारी करार या कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी एज पर द प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्गस्ट पार्टनर, मतलब पार्टनर ने
उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा है कि हम इस तरह से या इस टाइम पे फर्म को क्लोज कर देंगे और सभी ने अपने सिग्नेचर किए, तो यहां पे पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरह से लिखा होगा उस तरह से फर्म डिसॉल्व हो जाए। पहले ही उन लोगों ने एडवांस में ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है कि हम लोग इस तरह से या इस टाइम पे हम इस फर्म को बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में सभी पार्टनर ने जो सिग्नेचर किया है, लिखा है, उसके हिसाब से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट अमॉन्स्ट पार्टनर। क्लियर हुए? 2.5 सिचुएशन है, उसमें से यहां पे हमारी 2 सिचुएशन खत्म हुई। हो सके तो अपने वीडियो कैमरा ऑन रखो, हालांकि कंपलसरी नहीं है, पर रखोगे तो अच्छा है। चलिए, तो फिर जल्दी से ये 2 पॉइंट देख लो। मेन वर्ड्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए, वो चीज आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि एक पार्ट डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट मींस व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। डिसोल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट मींस फर्म विल बी डिसॉल्व एज पर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड याद रह गए, मतलब आपको परफेक्ट समझ में आ गई ये बात। देख लो एक बार। और इसमें कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर नीचे चैट में लिख सकते हो। મીર તે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે કે ક્લેપિંગ પર ક્લિક કર્યું છે? હેન્ડ રેઝ માટે આવો જે ઓપ્શન છે હાથનો, એ જ ક્લિક કરો અહીંયા. હા યસ મિહિર, હું તમને અનમ્યુટ કરું છું. બોલો સર, તમે જે સેકન્ડ સિચ્યુએશન કીધી તેમાં સર તે જરૂરી નહીં ને કે પછી ફોર્મ ક્લોઝ કરી દે, કેમ કે બિઝનેસ પહેલા એગ્રીમેન્ટ કરાર કર્યો છે, પણ પછી કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય તો પછી એ લોકો એ રીતે બંધ કરશે જ ને. એમણે બધું પહેલેથી જ પ્લાનિંગ કર્યું હોય ને. કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હા, છે પણ સર બિઝનેસ સારો ચાલતો હોય તો પણ એમણે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય ને, પછી એમને એવું લાગે છે કે હવે આપણે કન્ટિન્યુ કરવી છે, તો આગળ આવશે ઓપ્શન પાર્ટનરશિપ એટ વિલ થઈ જશે, પછી એ ગમે ત્યારે બંધ થઈ જાય. બટ નોર્મલી ઓફિશિયલી એવું જરૂરી નથી કે એમણે ફોર્મ બંધ કરી જ દેવી પડે, પણ આ રીતે બી ડિસોલ્વ થઈ શકે છે. તમે જેમ કીધું કે સર ફોર્મનો બિઝનેસ સારો ચાલે છે ને એમણે બંધ નથી કરવી, તો કે જબરજસ્તી ના બંધ કરાય. બધા પાર્ટનર એગ્રી છે તો ચાલુ રાખશે, કોઈ વાંધો નથી એમાં. ખ્યાલ આવ્યો? ફરીથી કહું છું કે પાર્ટનર્સે પહેલેથી એગ્રીમેન્ટ કર્યો છે, કોન્ટ્રાક્ટ કરી દીધો છે કે આપણે આ રીતે ફોર્મ બંધ કરીશું, બટ ફોર્મનો બિઝનેસ સારો ચાલી રહ્યો છે અને એ લોકોને એવું થાય છે કે યાર આપણે બિઝનેસ બંધ નથી કરવો, સારું કમાઈએ છે, સારું ચાલે છે, તો નથી બંધ કરવું, તો ના કરશે, कंटिन्यू रखे. અને કરવું હોય તો કરી પણ દે. अभी हमारा जो टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन है, तो ये एक मेथड है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी बंद कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, नॉट कंपलसरी. समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो मीर. ओके ओके ठीक है, चलिए. देन सेकंड पॉइंट, सेकंड मतलब थर्ड है, 2 तो कर दिए. नॉर्मल डिसोल्यूशन में ही तीसरा है डिसोल्यूशन एज पर एक्ट. अब यहां पे एज पर एक्ट का मतलब है एज पर एक्शन या सिचुएशन. ठीक है, एक्ट का मतलब यहां पे लॉ, कायदो नहीं. तो यहां पे 2 चीजें याद रखना. डिसोल्यूशन एज पर एक्ट में 2 अलग अलग बातें कही है. आपको एमसीक्यू के लिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है. व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब मेरे जैसे पैसा खैसा खाली रहेगा, कशु छे नहीं, ठन ठन गोपाल मीन्स इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट ने गुजराती में આપણે કહીએ છીએ નાદાર. When all partners become insolvent मतलब वो सभी पार्टनर्स के पैसे खत्म हो गए, असेट है नहीं या बहुत कम है, लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है, या तो फिर एक्सेप्ट वन ऑल द अदर पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, तो उसे कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एज पर एक्ट. मतलब के फॉर एग्जांपल बाहुबली, बल्लाल देव एंड देवसेना, ये 3 पार्टनर्स हैं. अब ये तीनों पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट बन जाते हैं. मतलब के तीनों पार्टनर्स जो है उनकी असेट
बहुत कम हो गई या खत्म हो गई और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो पार्टनर इनसॉल्वेंट बन जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। या तो फिर सपोज ऐसा है कि देवसेना अकेली होशियार निकली, उसके पास पैसे है, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुई, बट बाहुबली और भल्लाल देव ये दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, तो भी यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अब देवसेना अकेली बचेगी, बाहुबली और भल्लाल देव पार्टनर्स रह नहीं सकते क्योंकि वो इंसॉल्वेंट बन गए। तो देवसेना अकेली होगी तो सिंगल पर्सन तो पार्टनरशिप फॉर्म कर नहीं सकता क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। तो जब एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स भी इनसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो भी इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे एज पर एक्ट। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क ये कि सर क्यों बाहुबली और भल्लाल देव इंसॉल्वेंट हो गए तो वो पार्टनर्स नहीं रह सकते? तो इसका जो आंसर है वो आपको 2 साल के बाद पता चलेगा, मतलब कि टीवाई बीकॉम में, या फिर जो लोग सीएसईटी कर रहे हैं या सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनको ये आंसर पता होगा। वो ये है कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाला है जो कि टीवाई बीकॉम में पढ़ने में आएगा। उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो, सिर्फ इंसॉल्वेंट ऐसा नहीं है, माइनर हो, माइनर मतलब 18 साल से छोटे लोग, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब आप लोगों के जैसे पागल खसके लिखो पढ़ी हो, तो वो लोग भी पार्टनर कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और पार्टनरशिप ये एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है। ભાગીદારી કરારથી અસ્તિત્વમાં આવે છે। આ કરાર લેખિત પણ હોય કે મૌખિક પણ હોય એ બધું આપણને ખબર છે, પણ કરાર તો જરૂરી છે ભાગીદારી માટે। तो यहां पे इनसॉल्वेंट पर्सन वो कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसको परमिशन ही नहीं है। और पार्टनर से ये एक एग्रीमेंट से ही बनता हुआ बिजनेस है, तो फिर यहां पे जो पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है वो पार्टनर नहीं रह सकता। और अगर सभी पार्टनर जो है वो इनसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं चलेगा, तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। या एक को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, उसे कहेंगे डिसोल्यूशन एज पर एक्ट। और एज पर एक्ट में ही दूसरा ऑप्शन या दूसरी सिचुएशन है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल बन जाएगा। अब यहां पे फॉर एग्जांपल रईस जो है और सुल्तान, रईस पता है ना, शाहरुख खान मूवी आया था उसका, वो दोनों महाराष्ट्र के अंदर मिल के पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं कि हम लोग वाइन शॉप शुरू करेंगे, दारू पोटली पोटली વેચવાનો ધંધો કરીશું પાર્ટનરશિપમાં મળીને। तो ये लोग महाराष्ट्र के अंदर वाइन शॉप पार्टनरशिप में ओपन कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लीकर बैन नहीं है, वहां पे परमिशन है। हाँ, गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां पे लीकर बैन है, मतलब वो इलीगल है। तो गुजरात के अंदर तो ऑब्वियस है कि रईस और सुल्तान मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर ही नहीं सकते दारू बेचने का। पर अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में ये दोनों ने मिलके पार्टनरशिप में वाइन शॉप ओपन कर दी। अब यहां पे ऐसा हुआ कि 1 अप्रैल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये सुझाव मिला और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि काम करते हैं 1 अप्रैल से हम लोग महाराष्ट्र को भी ड्राई स्टेट डिक्लेयर करते हैं। ड्राई स्टेट मतलब गुजरात जैसा, मतलब जहां पे लीकर की परमिशन ना हो। 1 एप्रिल थी महाराष्ट्र में दारूबंदी कायम माटे, दारू વેચવાનો ખરીદવાનો કન્ઝ્યુમ કરવાનો બધું જ ઇલીગલ 1 एप्रिल थी, ठीक है। अभी उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस शुरू कर दिया था जब परमिशन थी तब, पर अब 1 अप्रैल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया कि महाराष्ट्र के अंदर दारू बेचना, कंज्यूम करना, सेल करना ये सब इलीगल है। तो यहां पे क्या हो गया, ये रईस का और सुल्तान का जो लीकर का बिजनेस था वो कैसा हो गया, इलीगल हो गया। तो यहां पे बिजनेस इलीगल हो जाएगा तो कंपलसरी रईस और सुल्तान को अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको क्या कर देना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज देयर बिजनेस बिकम्स
इलीगल, और ये अंडर में आएगा डिसोल्यूशन एज पर एक्ट। एक्ट कहो या सिचुएशन कहो। समझ में आया? समझ में आया है तो ध्यान से एक बार रिफर करके थम्स अप करोगे। ठीक है, डन। ओके, यस, ओके। चलो उसके बाद के ऑप्शन वो भी देख लेते हैं, फिर पूरा ये टाइप 1 खत्म हो जाता है, फिर मैं आपको पढ़ने के लिए टाइम देता हूं। आपको पढ़ने में समझने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, बिकॉज मैंने जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पार्ट किया है उसी को बार बार माइंड में आपको रिपीट करना है। हाँ, आपको पढ़ना मीन्स कट टू कट सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। इंटरनल तो कंफर्म एमसीक्यू वाली ही होगी इंटरनल आपकी। एक्सटर्नल का भी चांसेस ऐसा ही है कि शायद एमसीक्यू वाली ही ले ले। देखो, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी यानी कि कोई इवेंट, कोई इवेंट के होने पे फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहां पे कंटिंजेंसी की बात हो तो उसके अंदर दो चीजें, एक याद रखना है टाइम, और दूसरा याद रखना है टास्क। टास्क कहो या वर्क कहो, कुछ भी कह सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, पहला समझो। व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिक्स टाइम, फॉर एग्जाम्पल आदि एंड मानव, ये दोनों मिलके आदि मानव पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे। अब यहां पे उन्होंने जब पार्टनरशिप की थी तभी से डिसाइड किया था कि हम लोग 1 मई 2021 से हमारी फॉर्म डिसॉल्व करेंगे। ये उन्होंने, आदि मानव ने फॉर्म बनाते वक्त ही डिसाइड कर दिया था कि हम लोग 1 मई से फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही 1 मई आएगी, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बिकॉज उन्होंने जो फिक्स टाइम डिसाइड किया था वो टाइम आ गया। अपना टाइम आएगा, इन लोगों का टाइम आ गया, टाइम आ गया तो फॉर्म बंद हो जाएगी। तो मतलब व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि क्रिएटेड और मेड फॉर फिक्स टाइम, देन ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम फॉर्म इज डिसॉल्व। और उसी तरह से सपोज पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है उन लोगों ने फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, ये आदि और मानव ने पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट की थी, और उनका फॉर्म बनाने का पर्पस था कि हम लोग ये ओवर ब्रिज जो है वो बनाएंगे। वडोदरा में ओवर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसके लिए ये आदि और मानव ये दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई थी, ये स्पेसिफिक ओवर ब्रिज बनाने के लिए ही। तो जैसे ही ये ओवर ब्रिज बनने का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही उनकी पार्टनरशिप फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। तो हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है जैसे मिहिर ने क्वेश्चन किया था पहले भी कि सर उन्होंने ये बना दिया या ये टाइम खत्म हो गया, बट उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार उमड़ गया कि नहीं यार अब तो हमारा ट्यूनिंग अच्छा है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो भले टाइम खत्म हो गया, भले 1 मई 2021 आ गया, या भले हमारा ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, बट हम अभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो करो, कोई बात नहीं है, कर सकते हो। याद रखना, अगर उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है तो ये स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक टास्क खत्म होने के बाद भी पार्टनर्स उनकी पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। ये चीज आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ओसीएम में पढ़ चुके हो, इच्छा मुजबनी भागीदारी। उसके बाद क्या होगा, जब तक आदि और मानव के बीच में अच्छे टर्म्स रहेंगे तब तक वो अपने हिसाब से बिजनेस चलाते रहेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पहले वाला पार्टनर डिसोल्यूशन एज पर एग्रीमेंट, दोनों मिलके फर्म को बंद करते हैं। ठीक है, तो टाइम या टास्क खत्म होने पे नॉर्मल केवल पे ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पर अगर उसके बाद भी उनको कंटिन्यू रखना है तो वो कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, रिटर्न नोटिस देके भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो देखो यहां पे यही पॉइंट है, व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल, विल मतलब इच्छा मुझे अपनी पार्टनरशिप जो मैं हमણાં પણ તમને કીધું, then the firm may be dissolved by any partner
गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, बाकी के सारे पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस देके इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि एग्जांपल समझो, यहां पे ए बी सी डी चार पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, जो कि पार्टनरशिप एट विल था। तो उसके अंदर कोई भी पार्टनर अगर फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, फॉर एग्जांपल यहां पे पार्टनर बी है यानी कि मैं भाविन शाह, वो चाहता है कि अब हम फॉर्म को डिसॉल्व कर दें, तो मैं रिटर्न में एक नोटिस दूंगा कि भाई मैं चाहता हूं कि हम हमारी ये फॉर्म डिसॉल्व कर दे। तो देखो, फॉर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, मतलब मैं सी को, डी को और ए को ये रिटर्न नोटिस दे दूंगा, जो नोटिस में क्या लिखा होगा, मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा कि भाई मैं चाहता हूं कि हम लोग फॉर्म बंद कर दें, तो इसे कहेंगे डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब यहां पे कोई ये कह सकता है कि सर पर सी और डी मना कर दे तो नहीं चलेगा, फॉर्म तो बंद करनी ही पड़ेगी। फिर ऐसा हो जाए कि एक बार फॉर्म बंद कर दो, बी निकल गया, फिर ए सी डी फिर से फॉर्म बना के काम करे, कंटिन्यू चलेगा। पर एक बार बी ने बोला है तो ए बी सी डी ये चार पार्टनर की जो फॉर्म है वो तो बंद होके ही रहेगी। हाँ, अब यहां पे और इंपॉर्टेंट चीज कि बंद होगी कौन सी डेट से। तो देखो, अगर फॉर्म के अंदर ये जो नोटिस दी है उसके अंदर डेट मेंशन की है, डेट मेंशन, उस दिन से वो फॉर्म डिसॉल्व होगी। मतलब मैंने ये नोटिस में लिख दिया है कि भाई 15 मई 2021 को हम लोग फॉर्म डिसॉल्व करेंगे, ये मैंने रिटर्न नोटिस में लिखा है, तो फॉर्म 15 मई 2021 से डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर कोई डेट मेंशन नहीं किए, देखो नो डेट इज मेंशन, कि मैंने सिर्फ ये लिखा है कि मैं चाहता हूं कि अब हम लोग हमारी पार्टनरशिप को खत्म कर दे और बिजनेस को बंद कर दे, डेट नहीं लिखी है कौन सी डेट से, देन इट विल बी कंसीडर्ड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस टू अदर पार्टनर्स। मतलब बाकी के पार्टनर्स को, सी और डी को, जिस डेट पे मैं ये नोटिस सर्व करता हूं, मतलब नोटिस जिस डेट पे देता हूं, उस डेट पे ये फॉर्म डिसॉल्व होगी। क्लियर हो रहा है? यहां पे हमारे जो 5 मेथड है पहले नॉर्मल डिसोल्यूशन वाले, वो खत्म हुए। आपको पैम्पलेट दिया हुआ है, आप जल्दी जल्दी से उसमें से एक बार रिफर कर ले, या फिर मैं यहां पे जल्दी जल्दी से चेंज करता रहूंगा बोर्ड पे, तो आप एक बार पढ़ लो। पैम्पलेट में से भी आप पढ़ सकते हो, यहां पर बोर्ड पर से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टास्क या वर्क या प्रोजेक्ट या अंडरटेकिंग, सबका मतलब एक ही होता है। एंड लास्ट नोटिस वाला, जहां पे पार्टनरशिप एट विल हो, तो कोई भी एक पार्टनर बाकी के सारे पार्टनर्स को रिटर्न में नोटिस दे देगा कि मैं फॉर्म बंद करवाना चाहता हूं, तो फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड या सेकंड टाइप, जो कि है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। मतलब यहां पे ऐसा होगा कि कोर्ट इंटरफियर करेगी, कोर्ट बीच में अपनी टांग अड़ाएगी और फर्म को बंद करवाएगी। पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट को मन हुआ और वो डायरेक्टली इंटरफियर हो गई, ऐसा नहीं होगा। हम में से ही, मतलब जो 4-5 पार्टनर होंगे लाइक ए बी सी डी, उसी में से कोई गद्दार निकलेगा, जॉनी गद्दार, वही कोर्ट में जाके बोलेगा कि फॉर्म बंद करो। कोर्ट को ऐसा नहीं होगा कि नींद में सपना आएगा कि काम करते हैं ये फॉर्म को जाके
हम लोग बंद करवा देते, ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप फॉर्म में से ही कोई एक पार्टनर कोर्ट में जाएगा और बोलेगा भाई देखो ये सिचुएशन है और कोर्ट को बंद करो, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, व्हेन एनी पार्टनर फाइल्स अ सूट, सूट का मतलब होता है केस, कोर्ट में केस करना, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पार्टनर्स को कुछ भी मन में आया और वो कोर्ट में चला जाएगा। यहां पे नीचे के सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे और वो सर्कमस्टेंसेस होंगे तो ही पार्टनर कोर्ट में जाके सूट फाइल करेगा, यानी कि केस करेगा फर्म को बंद करवाने के लिए। और कोर्ट जो है वो चेक करेगी कि क्या ये जो पार्टनर आके बोल रहा है वो जेन्युइन रीजन है, सच में ये प्रॉब्लम है। और अगर उनको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट यहां पे फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बोलेगी। जिसमें कौन कौन से सिचुएशन है, तो देखो व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, એકદમ ક્લિયરલી તમારી સાથે રિલેટ થાય છે, તમારું જ એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈ પણ પાર્ટનર તમારી જેમ પાગલ થઈ જાય છે, ગાંડો થઈ જાય છે, તો અહીંયા કોર્ટ ડિસોલ્વ કરશે ફોર્મને। હવે અહીંયા ધ્યાનથી સમજજો, એ બી સી ડી ચાર પાર્ટનર છે, એમાંથી બી पार्टनर नहीं, बी तो मैं था नहीं नहीं, हाँ एग्जाम्पल कैंसल। एक काम करते हैं, ए बी सी डी उसमें से सी को रखते हैं, सी पागल हो गया। अब यहां पे सी पागल हो गया है तो पहले तो कोर्ट में केस कौन करेगा, मींस सूट कौन फाइल करेगा, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए। चैट में मुझे बताओ आंसर, अगर पता चलता हो तो। ए बी सी डी चार पार्टनर है, उसमें से सी पागल हो गया है, सी बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और क्रेजी। यस, बहुत बढ़िया, ध्रुमिल का आंसर बिल्कुल सही, मिहिर का भी सही है, बिल्कुल सही, आलिया का भी आंसर बिल्कुल सही, सही लिखा है, आप सब लोगों ने चैट में सही लिखा है, बिल्कुल सही। सी को छोड़ के कोई भी, क्योंकि सी तो पागल बना है तो वो पागल थोड़ी कोर्ट में केस करने के लिए जाएगा। यहां पे ध्यान रखना है कि ये सारी सिचुएशन जो है कि ना, उसमें जो पर्सन, जो पार्टनर उस सिचुएशन में आ गया होगा उसके अलावा का कोई पार्टनर कोर्ट में जाएगा सूट फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे सी पागल हो गया है तो या तो ए बी या डी में से कोई या सब मिलके कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। कब, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पे ए या तो बी या तो डी या तो सब मिलके कोर्ट में बताएंगे कि देखो ये सी पागल हो गया है, हमारी फर्म का कचरा कर रहा है और उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि फर्म बंद कर देनी चाहिए, वो मना कर रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि कोर्ट इंटरफियर करे, चेक करे और फर्म को बंद करवा दे। तो यहाँ पे when any of the partner becomes of unsound mind then partnership firm can be dissolved with interference of court। हाँ, ऐसा है कि वो लोग मिलके बंद कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जबरदस्ती जाए। पहले ऑब्वियसली वो यही ट्राई करेंगे, ए बी और डी मिलके के भी सी को समझा दे कि तू पागल हो चुका है और फॉर्म बंद करनी है। और अगर उतना समझदार वो है और वो कहता है हाँ ठीक है बंद कर दो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर यहाँ पे वो मना कर रहा है तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे। सिमिलरली दूसरा है व्हेन अ पर्सन बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। जो पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है। ध्यान से समझना क्या कहा है, परमानेंटली इनकैपेबल। अब देखो एग्जांपल, ए बी सी डी ये चार पार्टनर्स है, ये फॉर एग्जांपल भाविन सर, ये सब मिलके साहस इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा हो गया कि ये पार्टनर बी, एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे देखना है कि पार्टनर बी जो है उसको फॉर एग्जांपल वो विमल पड़ी की बहुत खाता था और गले में कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया। अब उसकी आवाज परमानेंटली बंद हो गई। वो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, मूवी देखने जाओ उससे पहले, वो ये मुकेश की कहानी है, इसको तंबाकू खाने की आदत थी, उसको गले का कैंसर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी को गले का कैंसर हो गया और वो परमानेंटली अब बोल ही नहीं सकते। अब बोल नहीं सकता मैं परमानेंटली, तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? ऑब्वियसली कि मैं परमानेंटली पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। वो इशारा करके तो करवाऊंगा नहीं। वो गोलमाल वाला तो मैं हूं नहीं, तुषार कपूर,
तो यहां पे क्या होगा कि जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है टू परफॉर्म हीज ड्यूटीज, जैसे कि यहां पे एग्जांपल में मेरी ड्यूटी थी पढ़ाने की, बट मुझे यहाँ पे गले में कैंसर हो गया, मेरी आवाज परमानेंटली बंद हो गई, तो यहाँ पे मैं परमानेंटली अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तो ए, सी या डी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए मांग कर सकते हैं। हाँ ऐसा है भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, 3 दिन के लिए मेरी आवाज बैठ गई है और मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा ए और सी और डी बोलेंगे चलो भाई फॉर्म बंद कर दो, क्योंकि भाविन की अभी आवाज बैठ गई है, 3 दिन तक बोल नहीं पाएगा। 3 दिन तक नहीं बोल पाएगा, ठीक है, उसके बाद तो फिर से चालू हो जाएगा ना उसकी टैब, पर परमानेंटली ऐसा हो रहा है तो ही फर्म बंद होगी। तो पहला आया अनसाउंड माइंड, मतलब आप लोगों का, दूसरा आया परमानेंटली इनकैपेबल, मेरा एग्जांपल दिया, देन थर्ड, व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कोई पार्टनर है ए बी सी डी, तो इसमें से एक पार्टनर है ये सी, ये सी पार्टनर जो भी कस्टमर आता है उसको बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गालियां देता है, ब भ च जे आवड़े छे બધું, जे भी कस्टमर आवे बधाने। अब इससे क्या होगा, कस्टमर आना बंद हो जाएंगे, डरने लगेंगे। अब ये पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, कोई कस्टमर आता है तो उसको गालियां देता है, उसके साथ मारामारी करता है, उसको परेशान करता है, तो उससे क्या होगा, फर्म के बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म को इसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी। तो ए बी और डी क्या बोलेंगे, भाई यार ये सी सी बना रहा है सब लोगों को और हमारा काम बिगाड़ रहा है, तो एक काम करो फर्म को बंद करने के लिए बोल दो। तो जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व विथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ पार्टनर विलफुली, विलफुली यानी कि नोइंगली, जानी जोई ने, एंड परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मतलब रिपीटेडली, वारंवार ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट करे छे। अभी फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 पार्टनर है, उसमें से हमने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है। फॉर एग्जांपल भाविन सर आपका काम है कि आप सारे हाईटेक डिजिटल सेशंस बनाओगे, ए का काम है कि भाई आप सब अकाउंटिंग का वर्क देखोगे, डी का काम है कि आप सारे के सारे जो पैम्पलेट्स नोट्स मटेरियल्स वगैरह सब बनता है उसका मैनेजमेंट करोगे, ये सी है उसका मैनेजमेंट कैश का है, फीस का मैनेज करना है। तो अब यहाँ पे मैं बार बार फीस के मामले में इंटरफेयर हो रहा हूँ, फीस मैं ले लेता हूँ, मैं पेमेंट कर देता हूँ, जो कि क्लियरली बता दिया है एग्रीमेंट में भी मेरा काम नहीं है, तो भी मैं जानबूझ के और बार बार ये ब्रेक कर रहा हूं कि भाई ये मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं, मैं टांग अड़ा रहा हूं, इसमें ब्रीच कर रहा हूं एग्रीमेंट बार बार। तो यहाँ पे ए सी और डी क्या बोलेंगे, भाई ये फॉर्म बंद कर दे, मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये बी है ना, उसको भरोसा नहीं है, ये बार बार हमारे काम के अंदर अपना मुंह मार रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टनर विलफुली मीन्स नोइंगली, जानबूझ के, एंड रिपीटेडली या फिर परसिस्टेंटली या फिर कंटिन्यूअसली, ब्रीच, ब्रीच मतलब ब्रेक, तोड़ो, ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, क्या, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो भी यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। देन व्हेन एनी पार्टनर ट्रांसफर हीज शेयर टू द थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट, कंसेंट नो मतलब परमिशन, विदाउट परमिशन ऑफ अधर पार्टनर्स, मतलब ए बी सी डी, હવે 4 પાર્ટનર મળીને સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર એક્ઝામ્પલ ચલાવીએ છીએ, એમાં પાર્ટનર બી હું છું। હવે એવું થયું કે નરેન્દ્ર મોદીને બહુ જ વધારે જરૂર પડી છે કે ભાઈ આપણી ઇકોનોમિક સિસ્ટમ ઉપર જતી જ નથી, તમારી એડવાઇસની બહુ જરૂર છે કે આપણે કેવી રીતે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને ઉપર લઈ જઈએ, તમારા વગર હું અડધો અડધો થઈ ગયો છું, એટલે મને ત્યાં બોલાવે છે। એટલે હવે હું તો જઈશ, નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું છે, એને જરૂરિયાત છે, તો હવે કામ કરું છું, હું વિચારું છું, તો મારો જે પાર્ટનર હતો, ફોર એક્ઝામ્પલ અમે બધા 25% ના પાર્ટનર હતા, ઇક્વલ પાર્ટનર હતા, તો હું એવું કરું છું, એક કામ કરું, હું આ મારો શેર છે એક કામ કરું છું, ઝેડ પાર્ટનર, ઝેડ પર્સન છે મારો ફેમિલી મેમ્બર, એમને હું આપી દઉં છું, કે અથવા બીજું કોઈ પણ મારો ફ્રેન્ડ છે કે કોઈ પણ થર્ડ પાર્ટી, હું મારો શેર આપી દઉં છું, ટ્રાન્સફર કરી દઉં છું, વિચાર બે આમી મારો હતો, 25% હિસ્સો તો મારો જ છે ને,
તો મારે જેને આપવો એને આપવું. એમ કરીને હું ઝેડ ને આપી દઉં છું અને હું જતો રહું છું નરેન્દ્ર મોદીની કેબિનેટમાં. તો અહીંયા એ, સી અને ડી ફોર્મને ડિઝોલ્વ કરાવી શકે છે. બીકોઝ ધ્યાનથી સાંભળજો કે જો કોઈ પાર્ટનર છે મતલબ મિસ્ટર બી, એણે પોતાનો શેર અથવા પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ જ્યાં 25% છે એ કોઈ થર્ડ પાર્ટીને ટ્રાન્સફર કરવો હોય કે સેલ કરવો હોય તો બાકીના બધા જ પાર્ટનર એ, સી અને ડી બધાની પરમિશન એટલે કે કન્સેન્ટ લેવી પડશે. જો એ, સી અને ડી એગ્રી થાય તો જ હું મારો શેર ઝેડ કાં તો કોઈ પણ થર્ડ પર્સનને ટ્રાન્સફર કરી શકું છું. બાકી હું ટ્રાન્સફર કરી શકું નહીં. સપોઝ એવું છે કે હું ઝેડ ને ટ્રાન્સફર કરું છું, એમાં એ અને સી એગ્રી છે બટ ડી ના પાડે છે. ધેટ મીન્સ કે ત્રણ પાર્ટનર એ, સી, ડી માંથી મેજોરિટી એ અને સી એગ્રી છે, ખાલી ડી એકલો જ ના પાડે છે. તો શું હું મારો શેર ઝેડ ને ટ્રાન્સફર કરી શકું? યસ હોય તો વાય લખો, નો હોય તો એન લખો ચેટમાં. એ ચેટમાં લખવાનું છે, હેન્ડ રેઝ નથી કરવાનું ધ્રુમિલ. વાય ઓર એન, યસ ઓર નો. મેજોરિટીના આન્સર સાચા આવી ગયા છે. મેજોરિટીએ રાઈટ આન્સર લખી દીધો છે. યસ યસ, કોઈનો જ ખોટો નથી આ. વેરી ગુડ. યસ, નો. કારણ કે અહીંયા સેન્ટેન્સ ક્લિયરલી કહે છે, શું કીધું છે? consent of other partners. other partners મતલબ all partners and not majority partners. MCQ માં તમને આવું આપી શકે. with the consent of all partners, with the consent of majority partners. આવી રીતે તમને ઓપ્શન આપે તો with the consent of all partners જ કોઈ પાર્ટનર પોતાનો શેર ટ્રાન્સફર કરી શકે. જો કોઈ એકાદ પાર્ટનર પણ ઓપોઝ કરે છે તો શેર ટ્રાન્સફર થાય નહીં. and then when firm continuously incurs loss, मतलब continuously year after year loss થઈ રહ્યો છે and it is unable to run the business due to loss. मतलब for example again A, B, C, D પાર્ટનરશિપ માં સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચલાવે છે અને અમે લોકો એટલું જોરદાર ભણાવીએ છીએ કે રેકોર્ડ બ્રેકિંગ 100% રિઝલ્ટ ફેલ નું. બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ દર વર્ષે ફેલ. આવો ફેલ થઈ જાઓ, આવો ફેલ થઈ જાઓ, આવો ફેલ થઈ જાઓ. દર વર્ષે રેકોર્ડ બ્રેકિંગ આપીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ છે, લાવો સાચું ના માની લેતા. 100% પાસનું રિઝલ્ટ આપીએ છીએ, આ તો એક્ઝામ્પલ છે. 100% એટલું જબરજસ્ત ભણાય છે કે फेल कंफर्म. तो अभी कोर्ट क्या बोलेगी? भाई बस अभी मेहरबानी करो, ये बच्चों के भविष्य को तो आप छोड़ दो. कंटिन्यूअसली 5 सालों से सभी स्टूडेंट्स को फेल किया है, अब आगे भी स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद ना करो, इसलिए हम बोलते हैं कि फर्म को बंद करो. तो जब अगर पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है ईयर आफ्टर ईयर, देखो लॉस हो सकता है, बिजनेस हम करेंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो लॉस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बिजनेस. होगा, वो तो रिस्क है, लेना ही पड़ेगा. वो है ना, रिस्क है तो इश्क है, उस तरह से रिस्क तो रहेगा. बट ऐसा है कि रिस्क इतना ज्यादा है कि इश्क करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, तो उस केस में फर्म बंद कर दी जाएगी. एंड लास्ट पॉइंट इज when court finds any other ground means any other reason to be just and equitable. just and equitable मतलब reasonable, ન્યાય. કે ભાઈ આ રીઝન છે જે જેન્યુઇન છે, ઉપરનામાંથી કોઈ નહીં આવે પણ જેન્યુઇન છે કે આ ફોર્મ બંધ કરી દેવી જોઈએ. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ એ એન્ડ બી બેવ મળીને પાર્ટનરશિપ ફોર્મ ચલાવે છે. હવે આ એ અને બી વચ્ચે એટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થઈ ગયા છે, લોકોના રિલેશનમાં પ્રોબ્લેમ આવી ગયા છે કે હવે એકબીજાની સાથે વાત પણ નથી કરતા. they don't even talk. તો હવે જો એકબીજાની સાથે વાત પણ નથી કરતા તો એકબીજાની સાથેનો બિઝનેસ ચલાવશે કેવી રીતે? આ તો કસ્ટમર્સને, ક્લાયન્ટ્સને, આઉટસાઇડર્સને, સમાજને, કોમ્યુનિટીને નુકસાન થાય. એટલે કોર્ટને એવું લાગે છે કે ભાઈ જો આ લોકોની વચ્ચે કોઈ પ્રોબ્લેમ સોર્ટ આઉટ જ નથી થતો, એ લોકોએ પરમેનન્ટલી આમ કીટા કરી દીધી છે કે અમે વાત કરીએ જ નહીં એકબીજાની સાથે, તો એક કામ કરો, ફોર્મ બંધ કરી દો. કોર્ટ એવું કહે છે કે અમને લાગે છે કે જો તમે આ રીતે વાત પણ ના કરો, કોઈ બિઝનેસ મીટિંગ ના કરો, ડિસ્કશન ના કરો, તો એમાં તો જે ક્લાયન્ટ છે, કસ્ટમર્સ છે, બીજા જે એમ્પ્લોઈઝ છે કે એસોસિએટ્સ હોય એમને નુકસાન થાય, એટલે ફોર્મ બંધ કરી દો. તો કોર્ટને જે પણ આવું કોઈ પણ જસ્ટ એન્ડ ઇક્વિટેબલ રીઝન લાગે છે, એટલે કે પ્રોપર રીઝન, તો પણ ફોર્મને ડિઝોલ્વ કરાવી શકે છે. ક્લિયર થયા? આ 7 રીઝન્સ અહીંયા કમ્પ્લીટ થયા. જો પહેલા નોર્મલ ડિઝોલ્યુશનના 5 હતા અને ડિઝોલ્યુશન વિથ ઇન્ટરફિયરન્સ ઓફ કોર્ટના 7 પોઈન્ટ એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ચાલો એક વખત ધ્યાનથી રિફર કરો
એમાંથી કોઈ પણ પોઈન્ટ કે કોઈ પણ સેન્ટેન્સમાં ડાઉટ હોય તો મને પૂછો. चलो, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक जो है लेना छोटा सा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, सम इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो भी आपको थियोरेटिकल एंगल से, एमसीक्यू के एंगल से, ऑब्जेक्टिव के एंगल से काम लग सकते हैं. और बहुत ही सिंपल से, कुछ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है. इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब જ્યારે ફોર્મ બંધ થઈ જશે તો શું થશે, ऑलरेडी हमने ये डिफरेंस जब स्टडी किया था तब डिस्कस किया था कि असेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ. मतलब આપણી જેટલી પણ અસેટ હોય ફોર્મની એ બધી જ વેચી દઈશું અને વેચીને જેટલા પણ પૈસા આવશે, મની આવશે, એનાથી ફોર્મ એની લાયબિલિટી જે છે એ પે કરી દેશે. मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होगा क्या, assets will be sold off and liabilities will be paid off. क्लियर. दूसरा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के एंगल से, और फुल फ्लेज एग्जांपल में भी ध्यान रखने की बात है ये, जो कि आपको इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, इसके अंदर आपको ज्यादा काम लगेगा. जो क्या है कि रियलाइजेशन ऑफ असेट ऑफ द फर्म इज पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, मतलब કે અસેટ વેચીને જે રૂપિયા આવશે જેમાંથી આપણે લાયબિલિટી પે કરીશું, તો કઈ લાયબિલિટીનું સૌથી પહેલું પેમેન્ટ થશે, એના પછી કઈ લાયબિલિટી, એના પછી કઈ લાયબિલિટી અહીંયા કીધું છે. તો અસેટ વેચીને જે રૂપિયા આવે, સૌથી પહેલા ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ પે થાય. સૌથી પહેલું પે થશે ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ. એના પછી આવશે થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટીઝ. અહીંયા થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટીમાં પણ અલગ અલગ કેટેગરી આવશે, જે પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આપણે શીખીશું. थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंक्लूडिंग पार्टनर्स वाइफ लोन, जो वाइफनी लोन होय तो ए पण थर्ड पार्टी ज लायबिलिटी कहेवाय. मतलब ए एंड बी बे पार्टनर छे, हवे फर्म ने बी नी वाइफे, बी इज वाइफ लोन आपे छे, तो हवे ए ने बी એવું ના કહી શકે બી તારી જ વાઇફ છે એટલે તમારા આપણો ઘરનો જ પોઈન્ટ થવાનો ને, એવું નહીં. બી ઇઝ વાઇફ લોન એ ફર્મ માટે થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી જ કહેવાય. એ પેમેન્ટ થઈ જાય પછી પાર્ટનરે ફર્મને લોન આપી હોય, લાઈક એ ની લોન છે કાં તો બી ની લોન છે, તો એ પે થાય. અને એના પછી રૂપિયા વધે તો કેપિટલ કાં તો કરંટ અકાઉન્ટનું બેલેન્સ પે થાય. એટલે કઈ સિક્વન્સમાં પેમેન્ટ થશે, અસેટ વેચીને જે રૂપિયા આવશે એમાંથી ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ, થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટીઝ ઇન્ક્લુડિંગ પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન, પાર્ટનર્સ લોન એન્ડ કેપિટલ ઓર કરંટ અકાઉન્ટ્સ બેલેન્સ. ક્લિયર. એના પછી ધ્યાનથી સમજો કે આપણે આ એસેટ વેચીને જેટલા રૂપિયા આયા એમાંથી બધી જ ઉપરની લાયબિલિટી પે કરી દીધી. એના પછી પણ સરપ્લસ વધ્યું, मतलब કે બધી અસેટ વેચી અને એમાંથી 5 લાખ રૂપિયા આયા અને આ બધું જ જે પેમેન્ટ કરવાનું હતું 1 to 4 નંબરનું, એ બધું જ પેમેન્ટ કરવાનું થયું 4 લાખ રૂપિયા. 5 લાખ રૂપિયા રિયલાઇઝ થયા અસેટમાંથી, 4 લાખ રૂપિયા બધા પેમેન્ટ થઈ ગયું, હજુ બી 1 લાખ રૂપિયાનો સરપ્લસ વધ્યો. તો એ સરપ્લસનું શું થશે, તો એ સરપ્લસ વિલ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અમોંગ પાર્ટનર ઇન ધેર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો. તો જે 1 લાખ રૂપિયા વધ્યા એ અને બી જે પાર્ટનર છે એ લોકોની વચ્ચે જ એમના જ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાય. અને જો એની ઓપોઝિટ સાઈડ છે, मतलब लॉस आवे छे इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिसिट, मतलब के અહીંયા थर्ड पार्टी ની लायबिलिटी पे करवानी હતી ને ત્યાં જ રૂપિયા પતી ગયા અને હજુ લાયબિલિટી નું પેમેન્ટ તો બાકી જ રહ્યું. બિઝનેસ બંધ થાય છે, मतलब કે અસેટ તો બહુ ઓછી થઈ ગઈ હશે, પ્રોબ્લેમ વાળી સાઈડ હશે, તો અસેટ વેચીને રૂપિયા બહુ ઓછા આયા, લાયબિલિટી બહુ વધારે હતી એટલે ડેફિસિટ આવી. ડેફિસિટ એટલે કમી. તો આ ડેફિસિટને કેવી રીતે ક્લિયર કરાય, તો સૌથી પહેલા તો જો ફર્મને કદાચ પ્રોફિટ થયો હોય તો એ પ્રોફિટમાંથી આ ડેફિસિટ રાઇટ ઓફ થાય. એટલે કે જે પણ ડિફરન્સ આવ્યો, હજુ રૂપિયા ખૂટે છે, અસેટ વેચી એમાંથી લાયબિલિટીનું પેમેન્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું, અસેટ વેચીને જે રૂપિયા આવ્યા હતા એ ખલાસ થઈ ગયા અને હજુ લાયબિલિટીનું પેમેન્ટ બાકી છે, તો આ જે ડેફિસિટ પડી લાયબિલિટીનું પેમેન્ટ કરવા માટે જે રૂપિયા ખૂટ્યા એ પહેલા, સૌથી પહેલા જો ફર્મ પાસે પ્રોફિટ હોય તે પ્રોફિટમાંથી પે થાય. એવું થયું કે પ્રોફિટની અમાઉન્ટ પણ એટલી બધી નથી, કાં તો પ્રોફિટ જ નથી, તો એના પછી બીજું પાર્ટનર્સની કેપિટલમાંથી પેમેન્ટ થાય.
વેચાણો ભાગીદારો તમારી જે કેપિટલ તમે આપી હતી ને ફોર્મ માટે એમાંથી રૂપિયા કાઢી લઈશું અને એમાંથી પે કરીશું લાયબિલિટી જે પે કરવાની બાકી રહી ગઈ હોય તે. અને એવું થયું કે કેપિટલ બી ખલાસ થઈ ગઈ હજુ લાયબિલિટી બાકી રહી તો પછી અહીંયા પાર્ટનર્સે એમના P&L રેશિયોમાં પોતાની પર્સનલ અસેટ વેચીને બી કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવું પડશે. એટલે જો 2 પોઈન્ટ આવ્યા, એક સરપ્લસ હશે તો સીધું બધા જ પાર્ટનર્સ એમની વચ્ચે એમના P&L રેશિયોમાં વહેંચી લેશે. વધારે જે રૂપિયા હતા તે પણ રૂપિયા ખૂટ્યા અને પાર્ટનર્સે એની માટે લાવવા પડશે તો 3 સ્ટેપમાં જશે. પહેલું તો ફર્મનો પ્રોફિટ યુઝ થાય. સપોઝ ફર્મનો પ્રોફિટ સફિશિયન્ટ નથી કાં તો પ્રોફિટ જ નથી તો પછી પાર્ટનરની કેપિટલમાંથી એ ડેફિસિટ કઢાશે. અને સપોઝ એવું કેપિટલ બી ઓછી પડી તો એ કેસમાં પાર્ટનર્સ પોતાના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોમાં પોતાની પર્સનલ અસેટમાંથી રૂપિયા ફર્મમાં લાવશે પણ લાયબિલિટી તો પે કરવી જ પડશે. ક્લિયર થયું? આ વસ્તુ પણ તમને એમસીક્યુમાં કામ લાગી શકે કે કયો કરેક્ટ સિક્વન્સ આવે, સૌથી પહેલા ક્યાંથી કાઢે તો તમને સિક્વન્સ પૂછી શકે છે. અને લાસ્ટ આ પોઈન્ટ જો કે ફૂલ ફ્લેજ એક્ઝામ્પલમાં કામનો છે. બહુ હાઈ પોસિબિલિટી છે કે તમને કદાચ આ વખતે ફૂલ ફ્લેજ એક્ઝામ્પલ વાળી એક્ઝામ આવી નહીં શકે કદાચ, પણ જો આવે છે તો આપણે આ 4 ટેબલ ડ્રો કરવાના આવશે. આ ચેપ્ટરના ફૂલ ફ્લેજ એક્ઝામ્પલમાં આમ તો 3 જ છે, ચોથું કદાચ જ. તો પહેલું આવશે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, કમ્પલસરી બનાવવાનું. બીજું કદાચ જ હોય પાર્ટનર્સ લોન અકાઉન્ટ, જો પાર્ટનરની લોન તમને એક્ઝામ્પલમાં એટલે કે બેલેન્સ શીટમાં આપી હોય તો જ, બાકી નહીં બનાવવાનું. ત્રીજું પાર્ટનરના કરંટ એકાઉન્ટ અથવા પાર્ટનરના કેપિટલ અકાઉન્ટ. અને ચોથું કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ. અને આ કેશ કે બેંક અકાઉન્ટ છે ને એ છેલ્લે ટેલી થઈ જશે બંને સાઈડ, ડેબિટ સાઈડ અને ક્રેડિટ સાઈડનું ટોટલ કેશ અકાઉન્ટનું ઇક્વલ થઈ જશે. અહીંયા બેલેન્સ શીટ નહીં બનાવવાની હો, અહીંયા 4 વસ્તુ, આમ તો 3 જ વસ્તુ છે. કઈ 3 વસ્તુ? પહેલું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, બીજું પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ અને થર્ડ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ. અને કદાચ જો પાર્ટનરની લોન હોય તો લોન એકાઉન્ટ આવે અને કરંટ એકાઉન્ટનું બેલેન્સ આપ્યું હોય તો કદાચ કરંટ એકાઉન્ટ બનાવવાનું આવે. બાકી 3 વસ્તુ મેઇન કન્ફર્મ જે આવશે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, કેપિટલ અકાઉન્ટ એન્ડ કેશ અકાઉન્ટ. આ 3 વસ્તુઓ તમારે બનાવવાની આવશે. બોલો ક્લિયર થયું અહીંયા સુધી? હું તમને બધાને જ અનમ્યુટ કરવાનો પરમિશન હવે આપું છું, એટલે તમારામાંથી કોઈને બી કોઈ ડાઉટ હોય તો અનમ્યુટ કરીને કહી શકે છે. કંઈક તમારું ઓપિનિયન સજેશન કંઈક કહેવું હોય તો પણ તમે કહી શકો છો. તમે સેલ્ફ અનમ્યુટ કરી શકશો. કોઈને કંઈ પણ કહેવું હોય, કન્ફ્યુઝન હોય, કશું પણ તો શું વાત ચાલે? કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં? હા બોલો. આ ઝૂમ એપમાં છે નેટ બહુ જ ઉડી જાય. 1 કલાકના લેક્ચરમાં 700 થી 800 ઉડી જાય છે. કઈ સોલ્યુશન? આમાં જો આપણે બીજી કોઈ એપ પર જઈશું ને તો એમાં તો વધારે નેટ વપરાય છે, સૌથી ઓછું વપરાય છે આમાં. મેં બીજા ચેક કરેલા છે, ટેસ્ટ કરેલા છે, પણ થોડુંક આપણે આમાં તમારું ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ટાઈમ ને બધું બચે છે, કારણ કે આ મારા કંટ્રોલમાં નથી, એટલે તમારે આ વસ્તુ થોડીક બહાર કરવી પડશે. તમારો હાઈ રેઝોલ્યુશન વિડિયો આવે છે જેમાં ફટાફટ નેટ ઉડી જાય છે, ક્લિયરિટીમાં આવે છે ને એ થશે, પણ તમારે આપણે ક્વોલિટી પર ફોકસ કરીએ છે ને સિસ્ટમને. તમે એવું કહો છો કે સર તમારું હાઈ ક્વોલિટીમાં આવે છે એટલે થાય છે, પણ એ ક્વોલિટીથી તો તમને વધારે ખબર પડશે. થોડાક ડેટા બચાવવા માટે એજ્યુકેશનની ક્વોલિટીને કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરી શકાય. તમે યુટ્યુબ પર પેલા વિડીયો જુઓ ને તેમાં પછી 144 રિઝોલ્યુશન કરી દેવાનું, બીજું કંઈક જુઓ તો એમાં બધું થોડુંક એડજસ્ટ કરી લેજો. કાં તો ઘરમાં મમ્મી પપ્પાનું મોબાઈલ હોય પણ એટલું નેટ ના વપરાતું હોય તો હોટસ્પોટ ચાલુ કરી દેજો બીજી વસ્તુઓ જોવા માટે. પણ આમાં હું ટ્રાય કરીશ, અમારું એકચ્યુઅલમાં વર્કિંગ ચાલી જ રહ્યું છે. આપણી એપ્લિકેશન ઉપર જ લાઈવ સેશન કન્ડક્ટ થશે, બટ એ રેડી થવામાં હજુ ટાઈમ જવાનો છે. એની માટે આખું બહુ હાઈ લેવલનું કોડિંગનું વર્ક ચાલુ થઈ ગયું છે, બટ ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. પણ એ આ તમે જે યુઝ કરો છો એપ્લિકેશન, એટલે આપણે ઝૂમ એપનો યુઝ કરીએ છીએ, એના કરતાં પણ જે મારું વિઝન છે, મેં જે મારા રિક્વાયરમેન્ટ કીધી છે એ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને થઈ રહ્યું છે. એટલે તમને ખાલી એક હિન્ટ આપી રાખું કે કેવી રીતનું કરવા માંગુ છું. કદાચ બની શકે ઘણા બધાને નહીં પણ ગમે. અત્યારે ઝૂમ પર કે બીજા કોઈમાં પણ તમે એવું કરી શકો કે તમે લેક્ચર અટેન્ડ કરો છો, હવે બાજુમાં ગર્લફ્રેન્ડનો મેસેજ આવ્યો કાં તો કંઈક જોવું છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ ચાલુ કરી દીધું,
કંઈક ઉપર વોટ્સએપ પર નોટિફિકેશન આવ્યું, ચાલુ કરી દીધું, આપણી એપમાં સિસ્ટમ ડેવલપ થઈ જશે. એટલે એવું થશે કે તમે સ્ક્રીન ચેન્જ કરશો તો બી મને ખબર પડી જશે. એટલે સ્ક્રીન ચેન્જનું પણ તમે અહીંયાથી એવું છે કે અમે તો ચાલુ કરીને બીજું જોવા માંડ્યા છે, તો એવું પણ નહીં થાય. અને એમાં તમારું ડેટા તો બી ઓછું જશે. એટલે એ ચાલુ છે, બટ ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. એટલે સર આ વસ્તુ મને ગમે, ક્લિયરિટી છે, પણ કેવું આગળ જતા બધા લેક્ચર આવશે ને તો ઘરનું બી બધા થશે. ક્વોલિટી આમાં હું કશું નહીં કરી શકું, આપણા કંટ્રોલમાં નથી. આપણા કંટ્રોલમાં આવે એની માટે જ હું ડેવલપ કરાવી રહ્યો છું, પણ અત્યારે તો ધીસ ઇઝ ધ ઓપ્શન વી હેવ. કઈ વાંધો નહીં સર, મજા આવે છે. મજા આવે છે ને? બસ તો મજા લેવાની. એટલે થોડાક 400 MB વપરાઈ ગયું, 1.5 GB મુકેશ કાકા આપે છે, લો વાપરો. ચાલો, બીજા કોઈને બીજું કોઈ કન્ફ્યુઝન સ્ટડી રિલેટેડ? ઓકે, તો આશા રાખું છું કે તમને બધાને ખબર પડી ગઈ હશે. તમારે બધાએ શું કરવાનું છે ધ્યાનથી સાંભળી લો. એપ એક્ટિવ થવા માંડી હોય જે લોકોની અમુકની થઈ ગઈ હશે તો એ આ જ સેશનને એપ પરથી ફરીથી જોઈ લો. પેમ્પલેટમાંથી વ્યવસ્થિત રિફર કરીને નોટબુકમાં લખી દો. જો બધું જ લખવાનો કંટાળો આવતો હોય ને તો સમરી નોટ્સ લખી દો. અમે ઓલરેડી તમને કેવું બધું ટીક માર્ક કરીને હાઇલાઇટ કરીને જ આપું છું. તો એ ટીક માર્કિંગ વાળા જે પોઈન્ટ છે એ બધા નોટ ડાઉન કરી દેજો કે મારે એક્ઝામ વખતે આટલું જ યાદ રાખવાનું. એ પણ હું આપીશ તો ખરો જ, પણ તમારા હાથે તમે બનાવેલું હશે તો એની ઇફેક્ટ જ કંઈક અલગ હશે, તમને મજા પણ આવશે. એટલે બધું જ નહીં તો એટલીસ્ટ નોટ્સ જરૂર બનાવજો. અને આવતીકાલના સેશનમાં આપણે ટોપિક 5, 6 ડિસ્કસ કરીશું. આવતીકાલનો પણ હજુ ડેમો લેક્ચર જ છે, તો આવતીકાલ સુધી કોઈને પણ જોઈન કરવું તો કરી શકશે. પછી મંડેથી કન્ફર્મ જે લોકોએ એડમિશન કન્ફર્મ કરાવેલા હશે એ જ લોકો જોઈન કરી શકશે. એ સિવાયના લોકો પછી મંડેથી જોઈન નહીં કરી શકે, બરાબર? એમાં પાછી બધી સિસ્ટમ ચેન્જ આવશે. એટલે તમારા કોઈ પણ ફ્રેન્ડ્સ હોય તો એ લોકોને પણ આ વસ્તુ બતાવવી હોય, કહેવી હોય તો કહેજો. ગમે ત્યાં હશે તો પણ વડોદરાના કોઈ પણ વિસ્તારમાં, વડોદરાની બહાર ગમે તેટલા દૂર રહેતા હશો, ક્વોલિટી એજ્યુકેશન તમે કદાચ સર તમારા ઘરે આવીને બી ભણાવતા હશે ને પર્સનલી, તો પણ તમને આ ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન ના મળે એવી રીતની આપણી સિસ્ટમ છે. તો એનો બેનિફિટ ઉઠાવજો અને તમારા બધા જ ફ્રેન્ડ્સને રેકમેન્ડ જરૂર કરજો. સ્ટડી સિવાયનો કોઈ પણ હવે કંઈક ડાઉટ હોય તો વોટ્સએપ પર મોકલી દેજો. ડન? સ્ટડી રિલેટેડ જ છે જે પૂછવો છે. હા બોલો. જેણે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે બોલે ડાઉટ. એટલે સર કાલે મેં કોલેજનો લેક્ચર અટેન્ડ કર્યો અકાઉન્ટનો આ ટાઈમે. તો એમાં જે મેમ છે ને એ જે થિયરી ભણાવતા હતા ને એ બિલકુલ અલગ જ હતી. કયા ચેપ્ટરની શું કરાયું છે તમે એ તો મને ખબર પડી જશે 2 દિવસમાં. અને તમને કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન મળે કે ભાઈ આ ટોપિક કરાયો છે તો એક વખત સ્ક્રીનશોટ મોકલી દેજો. આમ તો આપણા બધા જે સ્ટુડન્ટ છે એ કોલેજમાંથી કંઈ પણ મટીરિયલ કે એવું કંઈક આપતા હોય એટલે તરત મને અપડેટ કરતા જ હોય છે, એટલે આપણને ખબર પડી જ જશે અને એના કનેક્શનમાં જ આવશે. પણ 99% એવું ના બને કે આ ચેપ્ટર એ લોકો ના કરાવે. આ ચેપ્ટરના રિલેટેડ કહેતા હતા કે બીજું કોઈ ચેપ્ટર હતું? એટલે આ ચેપ્ટર ભણાવતા હતા. મેં પીપીટી માંગી મેમ જોડે તો કે 2-3 દિવસમાં તમને મોકલી આપીશ. કારણ કે કાલે જ ચાલુ કર્યું ને એટલે તમારી સ્લોટમાં છે, પણ એમની થિયરી કેવું પેલું કોઈ બુક હશે ને એમાં જ આખી પ્રિન્ટ આઉટ કાઢેલી છે. એટલે સળંગ વાંચે છે તો એમાં કન્ફ્યુઝન થશે. એટલે મને થોડું હજી એટલે મને મોકલજો. બટ ડિસોલ્યુશન ઓફ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ હોય તો આ બધી બેઝિક વસ્તુઓ છે. આના સિવાય કશું પોસિબલ હોય ને. એ ફોર એપલ, એ ફોર આપણે બધું કહીએ કે ભાઈ શીખીએ તો ABCD એ ના ચેન્જ થાય. આ બેઝિક વસ્તુઓ છે. ડેબિટ ક્રેડિટ આપણે કેવું અકાઉન્ટ શીખીએ છીએ તો ડેબિટ ક્રેડિટ એ ચેન્જ ના થઈ શકે, ગમે તે ભણાવે, કોઈ પણ ભણાવે. એટલે આવે એટલે મને મોકલજો. આ બેઝિક વસ્તુઓ છે. આ ના કરાવતા હોય અને કંઈક બીજું જ કરાવતા હોય કે કંઈક આડું તેડું કરાવતા હોય તો એ રોંગ કહેવાય. પણ સ્ટીલ તમે પણ કહો છો કે બધું ખબર નથી પડતી એટલે હું જોઈશ, હું તમને કહીશ કે તમારી સમજવામાં ભૂલ હશે તો તમને ગાઈડ કરીશ. એ લોકોની વસ્તુમાં કંઈક આપણે એક્સેપ્ટ કરવા જેવું હશે તો આપણે એક્સેપ્ટ કરીશું અને એમનું કંઈક રોંગ હશે તો હું તમને કહી દઈશ કે ભાઈ આ વસ્તુ બહુ ઊંધી ડાયરેક્શનમાં જાય છે, કારણ કે ક્વેશ્ચન જે કરતા હોય આવી રીતના ના આવતા હોય. તમને MCQ નું પણ આપણા પેમ્પલેટ આપણી એપ્લિકેશન ઉપર કાલે કે પરમ દિવસે આ ચેપ્ટરના MCQ નું પેમ્પલેટ પણ મળી જશે. એટલે તમે એમાંથી MCQ ની પ્રેક્ટિસ પણ કરી શકશો, ટેસ્ટ પણ આપી શકશો. એની અંદર પાસ્ટ MS યુનિવર્સિટીમાં પૂછાઈ ગયેલા પણ ક્વેશ્ચન છે. એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે MS યુનિવર્સિટી વાળા પોતે આવી જ રીતનું પૂછે છે. એટલે કદાચ ભણાવતા કંઈક અલગ હોય તો હું તમને જોઈને મને ખબર પડી જશે 2-3 દિવસમાં. જો હમણાં સ્ટાર્ટ થયું છે કોલેજમાં એટલે 2-3 દિવસમાં મને બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે
એટલે હું તમને અપડેટ કરીશ, ડોન્ટ વરી. અને તમને કંઈક મળે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને તો તરત મને કહેજો. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન કે ક્વેરી? તો આપણે અહીંયા સેશન સ્ટોપ કરીએ છીએ. આવતીકાલે સેમ ટાઈમ સેમ આઈડી પાસવર્ડ થી ફરીથી કન્ટિન્યુ કરીશું. તમે પોસિબલ હોય તો આગળનું સેશન જોઈ રાખજો. બાય બાય સર. બાય બાય જય હિન્દ સર. બાય, જય હિન્દ.